गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है घर में पढ़ाई लिखाई हो रही होगी अच्छी तरह से। इसी पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे भोजन और पोषण पर। हम लोग को जब भूख लगती है तो कुछ खाते हैं, भोजन करते हैं, और इस भोजन का उपयोग शरीर के अंदर बहुत सारी जो जैविक क्रियाएं होती है या अन्य कार्यों में होता है और वह पोषण कहलाता है। तो आज हमारा टॉपिक है पादपों में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। तो पोषण जो है सजीवों का गुण है, और सजीव को हम लोग मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटते हैं। हम यहाँ देखते हैं सजीव जो है वह सजीव के दो प्रकार या दो ग्रुप में हम सजीव को बांटेंगे। पादप जिसको कि प्लांट, और जंतु जिसको कि एनिमल्स कहते हैं। और इसका आधार जो है, विभाजन का आधार क्लोरोफिल की उपस्थिति या क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होता है। तो सजीवों में पोषण में पहला जो चैप्टर है क्लास 7 में, वो है पादपों में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्लांट में, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले कि पोषण है क्या, तो पोषण की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो जब कोई सजीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन शरीर के अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी जैविक क्रियाओं में उसका उपयोग होता है। तो ये विधि पोषण कहलाती है। अब हम लोग पहले भोजन की परिभाषा जान लेंगे कि भोजन क्या है। वे सभी पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होने के बाद विभिन्न जैविक क्रियाओं को संचालित करने में, शरीर के विकास, वृद्धि, ऊतकों की मरम्मति आदि में सहभागी बनते हैं, उन्हें या उन पदार्थ को या उसे हम भोजन कहते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में, क्लास 6 में भोजन के घटक पढ़ चुके हैं, उस पर एक बार थोड़ी सी चर्चा कर ले कि हम लोग ये जानते हैं कि भोजन के मुख्य रूप से घटक 5 हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा 2 और घटक हैं, रफेज और जल। तो भोजन के ये 5 घटक हैं। ये 5 घटक और 2 सहायक रूप में रफेज और जल, ये जब हम ग्रहण करते हैं उसके बाद पाचन, और पाचन के बाद पोषण होता है। तो ये चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग पोषण पर, पादपों में पोषण पर चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो पादप जो है, पादप में और जंतु में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो जंतु और पादप दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन है, दोनों में जो मुख्य रूप से अंतर है, वह क्लोरोफिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति का है। प्लांट में, पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है और प्राणियों में क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है। और क्लोरोफिल जब चूँकि प्लांट में पाया जाता है तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए प्लांट को हम लोग स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो पोषण के आधार पर अगर हम पादपों का विभाजन करें तो मुख्य रूप से हम प्लांट के पोषण जो है, प्लांट के पोषण विधि के आधार पर हम प्लांट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं।
एक पोषण जो खुद होता है और दूसरा पोषण जो दूसरे के सहायता से होता है। तो पहला जो पोषण हो, पोषण की जो पहला विधि होगी वह स्वपोषी पोषण होगा और दूसरी विधि जो है वह विषमपोषी पोषण। आइए एक एक करके हम दोनों की परिभाषा को देखते हैं। स्वपोषी पोषण, जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उस पोषण को हम लोग, उस विधि को हम लोग स्वपोषी पोषण विधि कहते हैं। और दूसरा विषमपोषी, जो सजीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि स्वयंपोषी द्वारा बनाए गए भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, तो वह विषमपोषी पोषण कहलाता है। और ये स्वपोषी और विषमपोषी का मुख्य अंतर क्लोरोफिल के कारण होता है। जिसमें क्लोरोफिल होगा वह जो है वो स्वपोषी पोषण होगा, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें विषमपोषी पोषण होगा। तो इस प्रकार जितने भी पादप है, पादपों में अधिकांश पादपों में स्वपोषी पोषण होता है। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि एक जीव है युगलिना, वह प्राणी में आता है, एनिमल किंगडम में आता है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो युगलिना एकमात्र ऐसा प्राणी है, ऐसा एनिमल्स है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि उसमें जो है स्वपोषी होता है। वो युगलिना जो है ऑटोट्रॉप्स है, स्वपोषी है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए युगलिना को प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी को। तो अब हम लोग एक चर्चा ये करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्वपोषी या स्वपोषण क्या है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो स्वपोषी पोषण में वह है क्लोरोफिल। बच्चों, ये आप लोग जानते हो कि अधिकांश पौधे जो है किस रंग के होते हैं। अधिकांश पौधे, उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और ये पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक, एक पिगमेंट पाया जाता है। और यह वर्णक, जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, केवल पेड़ पौधे को हरा ही नहीं रखता है बल्कि स्वपोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह भोजन ही अन्य जो जीव है उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है प्लांट्स के बारे में हम थोड़ा और जानकारी लेंगे कि आखिर प्लांट जो है, प्लांट में, पेड़ पौधे में भोजन बनता कहाँ है। तो पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे में भोजन बनाने का जो मुख्य स्थान है वह मुख्य स्थान है उसकी पत्तियाँ। अगर सच पूछा जाए तो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो उनका रसोई घर है, किचन हाउस है। ये प्रश्न आता भी है कि पेड़ पौधे का रसोई घर कौन है। तो पेड़ पौधे का रसोई घर उसकी पत्तियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पेड़ पौधे की पत्तियों को उसका रसोई घर क्यों कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पेड़ पौधे में मुख्य रूप से क्लोरोफिल पाया जाता है और वह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया के लिए जिम्मेवार होता है और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में होता है और प्रकाश संश्लेषण में कुछ
चीज़ का होना महत्वपूर्ण है, कुछ ज़रूरी है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा जल, और क्लोरोफिल चौथा जो ज़रूरी है। बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य के जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को क्लोरोफिल रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट यानी एक तरह का ग्लूकोज का निर्माण होता है, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है, और वही कार्बोहाइड्रेट्स का पेड़ पौधा अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लें। तो प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पर चर्चा कर ले। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पादपों के पत्तियों में, मुख्य रूप से पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 और मिट्टी से जल, जो कि जड़ की सहायता से पत्तियों तक पहुंचता है, लेकर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर हम लोग समीकरण के आधार पर समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से प्राप्त होता है, जल जो कि पेड़ पौधे मिट्टी से जड़ के द्वारा जो है वो प्राप्त करते हैं, ये दोनों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ये दो के क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कर एक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं: CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O यानी जल, ये 6,6H12O6 ग्लूकोज और O2। ये एक रासायनिक समीकरण के रूप में हम लिखे हैं, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में हम इस चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं। इस प्रकार हम लोग अभी देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चूँकि सूर्य का प्रकाश में ऊर्जा है और वह ऊर्जा, उस ऊर्जा को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, अवशोषित करता है। तो आइए देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की भूमिका क्या है। तो सूर्य का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच, उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और क्लोरोफिल उस सौर ऊर्जा को जो कि आसपास होता है दिन के समय, उसको जो है अवशोषित करके पत्तियों तक लाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कैसे करती, या फिर जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसमें ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है तो वो ऑक्सीजन गैस आखिर पत्ती से निकलते का कैसे। तो बच्चों, अगर किसी भी पेड़ पौधे के पत्ती को अगर तुम लोग ध्यान से देखे होगे तो पत्ती का 2 हिस्सा होता है। एक सामने का हिस्सा जो अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है स्मूथ होता है, और उसके पीछे का हिस्सा जो कि हल्का रफ होता है, खुरदरा होता है। तो पत्तियां जो है, उस पत्तियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
पत्ती के सामने वाला जो हिस्सा जो कि स्मूथ होता है, उसमें जो रंध्र होते हैं वो जनरली वैक्स के कारण जो है वो लगभग ढके रहते हैं, और अधिकांश रंध्र जो है जिसको स्टोमाटा अंग्रेजी में कहा जाता है वो पेड़ पत्तियों के बैक पोर्शन में यानी पिछले हिस्से में होते हैं, और वो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस छिद्र को रंध्र कहा जाता है। और वो जो छिद्र है पत्तियों के में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे छिद्र रंध्र जो है दो छोटी छोटी कोशिका से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग द्वार कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल। और वो जो द्वार कोशिका है वो बंद होती है और खुलती है, बंद होती है और खुलती है। तो इस दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं पत्तियां करती है तो वो द्वार कोशिका का गार्ड सेल, द्वार कोशिका जो है गार्ड सेल, वो थोड़ा सा खुलती है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर चले जाते हैं और फिर बंद हो जाती है। ये क्रिया निरंतर होते रहती है, जिससे जब ज़रूरत होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी रंध्र के द्वारा पत्तियों के अंदर जाते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन गैस का उत्पादन होता है तो ऑक्सीजन गैस जो उत्सर्जित होती है वो फिर उसी द्वार कोशिका के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों के रंध्र की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अक्सर प्रश्न ये आता है कि रंध्र में कितने द्वार कोशिकाएं होती है। तो एक रंध्र में 2 द्वार कोशिकाएं होती है, वो एक पेयर के रूप में रहता है। अब कुछ जानना और ज़रूरी ये है कि पेड़ पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण के दौरान केवल ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं तो फिर पेड़ पौधे से हमें वसा, विटामिन और खनिज लवण कैसे प्राप्त होते हैं, तो इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो मुख्य रूप से हम ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो ग्लूकोज के एक सरल कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है। वह ग्लूकोज धीरे धीरे संचित होकर जमा होकर पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ में, उसके पत्तियों में, उसके तना में, उसके बीज में जो स्टार्च के रूप में जमा होता है, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आलू में, जैसे अगर हम ले लेते हैं गाजर में, तो उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट्स जमा हो जाता है। बीज में जैसे गेहूं है, चावल है, उसमें वो जमा होता है। इसी तरह से पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, वो धीरे धीरे जो है वो एमिनो एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन में बदलता है, क्योंकि प्रोटीन जो है एमिनो एसिड का बहुलक है। तो आइए एक बार हम लोग इस पर फिर चर्चा देख लें। यहाँ पर जैसे ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज बन रहा है, यह ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित होता है। यह स्टार्च जड़ में जमा हो सकता है, संग्रहित होगा, ये तना में हो सकता है, ये पत्तियों में हो सकता है, ये बीज में हो सकता है। बीज में जैसे गेहूं, चावल, पत्ती जो है, तना है, ये हम लोग यूज करते हैं। वसा के रूप में वो जब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो जमा कहाँ होगा, तो बीज में। और जितना भी तेलहन है जो कि जिससे तेल निकलता है, जैसे सूरजमुखी या और सरसों, ये सभी के बीज में जो है यही कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है वसा के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट्स में और वसा में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे मिट्टी के द्वारा, चाहे वो पेड़ पौधे के जड़ में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसके कारण, या मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के कारण, या फिर जब हम उसमें उर्वरक या खाद देते हैं तो उसके कारण जब नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन के साथ मिलकर वह एमिनो अम्ल बनाता है, और वह एमिनो अम्ल ही प्रोटीन में परिवर्तित होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का बहुलक है। इसी तरह से ये ग्लूकोज ही एक जटिल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित होता है जो कि विटामिन कहलाता है। तो एक और चीज़ देखते हैं, सामान्य रूप से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, लेकिन कई पेड़ पौधे में अलग अलग रंग की पत्तियाँ होती हैं।
तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर पत्तियों में कुछ जो है वो पौधे की पत्तियां जो है वो लाल है, कुछ जो है वो पीले रंग की होती है, कुछ गुलाबी होती है, कुछ भूरे रंग की होती है। तो क्यों? तो इसका मुख्य कारण जो है पत्तियों में, कुछ पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल के अलावा और अन्य तरह का वर्णक होता है। जैसे अगर क्लोरोफिल के साथ साथ पेड़ पौधे के पत्तियों में रोडोफिल नामक अगर वर्णक होगा, पिगमेंट्स होगा, तो वो रेडिश अपीयरेंस, लाल वो दिखेगा। अगर जेंथोफिल नाम का वर्णक होगा तो वो पीला दिखेगा। तो होता ये है कि कुछ पेड़ के पौधे के पत्तियों में वो क्लोरोफिल के साथ साथ अलग अलग रंग के वर्णक होते हैं, जिसके कारण पत्तियों का रंग अलग अलग होता है। लेकिन चूँकि उसमें क्लोरोफिल होता है तो ऐसे पादपों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निरंतर होते रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर पत्तियों का रंग हरा नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल के ऊपर दूसरे रंग के वर्णक का एक परत चढ़ा हुआ होता है। इस कारण जो है वो उसमें पत्तियां हरी नहीं दिखाई देती बल्कि विशेष रंग की दिखाई देती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ के पादपों में पत्तियां नहीं होती हैं, तो क्या वहाँ के पौधे, वहाँ के जो पादप हैं, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होगी? तो जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र के पादप हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पत्तियां तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ जो प्लांट्स है उनके जो स्टीम है, उनके जो तना है, वो तना जो है मोटे और हरे होते हैं और उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें पत्तियों के जगह उनके तना में होते हैं। अब हम पादपों में पोषण की अन्य 2 विधियों पर चर्चा करेंगे। चूँकि अभी तक जो हम लोग चर्चा किए वह स्वपोषी पोषण, जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते थे। अब विषमपोषी में सबसे पहला परपोषी पोषण का मतलब है कि इसमें पेड़ पौधे जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि ऐसे पादप में क्लोरोफिल नहीं होता, और जब वो क्लोरोफिल नहीं होता तो दूसरे पादप द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। ये परजीवी कहलाते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है अमरवेल है। तो अमरवेल परपोषी पोषण का उदाहरण है। और दूसरा है इसमें मृतजीवी पोषण। जैसे हम लोग मशरूम का नाम सुने होंगे। मशरूम क्या है? तो वो सड़े गले पदार्थों में वो उससे पोषण लेता है। तो जब मृतजीवी इस प्रकार का जो पोषण कहलाता है वह मृतजीवी पोषण कहते हैं इसको। एक और टॉपिक है सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध क्या है? सहजीवी संबंध यानी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे इसी को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाइकेन एक्चुअली इसमें शैवाल और कवक है। शैवाल में क्लोरोफिल होने के कारण उसमें स्वपोषण होता है और शैवाल से बने हुए भोजन का उपयोग जो है वो कवक करते हैं। अब हम आज के लास्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है कीटभक्षी पौधा। तो कीटभक्षी पौधा आखिर है क्या? तो हम लोग अभी तक ये देखें कि पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये कीटभक्षी पौधा यानी कीट को खाने वाला पौधा है क्या? तो हम ये जानते हैं कि किसी भी सजीव के विकास, किसी भी सजीव के वृद्धि के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वह है नाइट्रोजन। और जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पेड़ पौधे को आवश्यक रूप से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स यानी कीट का भक्षण करते हैं और वैसे प्लांट को हम लोग कीटभक्षी प्लांट कहते हैं। यानी कि कीटभक्षी प्लांट का
मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट का वो भक्षण करते हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो पिंचर प्लांट्स। इसमें क्या है, उसकी पत्तियां कलश के नुमा रहती है और उसमें एक ढक्कन होता है, और उसमें जब कोई कीट उड़ते उड़ते जब उसके अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद वो ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है, तो कलश के अंदर वो कीट रहता है और उसके बाद उसी के पोषक तत्वों को प्लांट्स यूज करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कीटभक्षी प्लांट के बारे में। कीटभक्षी प्लांट का जो उदाहरण है वो घटपर्णी, जिसको पिंचर पादप कहते हैं। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। और परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर आता है कि कुछ कीटभक्षी पौधे का नाम लिखें, तो यहाँ पर हो जाएगा घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। तो बच्चों, ये जो है पादपों में पोषण में जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए। उम्मीद है ये जानकारी जो है, इससे जो संबंधित बातें हैं ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। और सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर ये अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।